हेलो दोस्तों, आज अपनी टेस्ट हुई है और बहुत बच्चों ने टेस्ट दी है। लेकिन टेस्ट लेने के बाद जैसा हम क्लास में एक्सप्लेनेशन लेते थे वो एक्सप्लेनेशन मैं आज भी सोचता हूँ कि नेसेसरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है मतलब विद इन टाइम, तो ये समझ में नहीं आता। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो टेस्ट हुई है उस पर एक एक्सप्लेनेशन तो बनता ही है, और मैं आपके लिए उस टेस्ट का एक्सप्लेनेशन करूंगा। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा मैं, 1-2 दिन में मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आप सब लोग वो देखें, क्योंकि कैसा होगा, मैं अगर यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो वो वीडियो आपने देखना भी चाहिए, क्योंकि आज क्लास अगर होता तो मैं आपके सामने होता और न्यूमेरिकल सम सॉल्व करते, बराबर है, सॉल्व करके दिखाते। वैसा ही माहौल यहाँ पे भी होना चाहिए। अगर मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ टेस्ट का और बच्चे देख नहीं रहे हैं, कुछ देख रहे हैं कुछ नहीं देख रहे हैं, तो ये फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मेरी एक मतलब 45-40 मिनट की मेहनत वेस्ट जाते हुए दिखाई देती है, तो अच्छा नहीं लगता आदमी को। अगर आपकी भी मेहनत ऐसी वेस्ट जाती है तो कहीं ना कहीं दर्द होता है। तो सब बच्चों को मेरी मतलब तहे दिल से रिक्वेस्ट है कि उन्होंने ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर देखना चाहिए, और इसमें आपका ही भला है, आपको ही मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट हम इंक्लूड करते हैं उसमें। तो आपको मैं मतलब मुझे लगता है कि आप अगर वीडियो लेक्चर देखते हैं तो आपको ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आएगा। मोस्ट ऑफ द टॉपिक उसमें कवर किए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सवालों के जवाब आपको आने चाहिए, इस हिसाब से हम वीडियो लेक्चर्स बनाते हैं। कई सारे रिटेक्स होते हैं उसमें, फिर भी उतना सारा करके मतलब ऑफलाइन लेक्चर लेना बहुत आसान है, गए 1 घंटा बैच ले और चले आए। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा कि 1 घंटे का लेक्चर लेना है तो इसमें कुछ बीच में और कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो फिर वापस से पूरा लेक्चर लेना पड़ता है, या फिर 2 लेक्चर को जोड़ना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा हमारी मेहनत को ये करो, आप भी मेहनत करो, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की तो हमें रिजल्ट वो नहीं मिलेगा जो हम चाहते हैं। तो बच्चों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर देखो और आप डिफ़िकल्टीज पूछा करो। डिफ़िकल्टीज नहीं पूछोगे तो फिर वो डिफ़िकल्टी वैसी की वैसी रहेगी, और फिर क्या होगा, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप होगा, तो फिर हमें उसका भारी नुकसान चुकाना पड़ेगा। अब ये कोरोना की जो स्थिति है और कितने दिन चलेगी हमें पता नहीं है, लेकिन हम रुक तो नहीं सकते ना, आप भी नहीं रुक सकते, हम भी नहीं रुक सकते। नहीं तो भाई कोरोना को जाने दो, फिर हम क्लास लेंगे और एग्ज़ाम फिर 15 दिन के बाद ही है, तो क्या करेंगे। तो इसलिए आपको ये दिमाग में कहीं तो भी फिट करना है कि कोरोना चाहे 15 दिन में जाए या 1 महीने में जाए, जब भी जाए, लेकिन आपकी एग्ज़ाम कितने दिन तक पोस्टपोन होते रहेगी। तो ऑनलाइन ऑप्शन है, बहुत सारे ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है, तो कुछ ना कुछ तो हल निकालेंगे ये लोग, और तब आपके पास कोई चारा नहीं होगा। जब उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि नहीं एग्ज़ाम समय पर ही होगी, तो आप क्या करेंगे। उन्होंने सिलेबस कट भी किया है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उन्होंने 2-3 चैप्टर कट करने चाहिए थे। उन्होंने इस चैप्टर में का थोड़ा सा, उस चैप्टर में का थोड़ा सा ऐसे पॉइंट कट कर दिए। जो कट नहीं भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि उनको मतलब स्टडी किए बिना हम आगे जा ही नहीं सकते। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में उन्होंने फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ का स्टेटमेंट कैंसिल कर दिया, लेकिन न्यूमेरिकल तो भाई बनते हैं। अगर वो न्यूमेरिकल नहीं तो फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बचेगा क्या। ड्राई सेल नहीं है और स्टोरेज सेल नहीं है, इतने सारे पॉइंट्स कट दिए, तो फिर कट कर दिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कुछ बचता नहीं है पूछने जैसा। तो ये कैसे कि नीट में अभी बाकी है सिलेबस कितना कट हुआ ये, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप पूरे ध्यान से वीडियो लेक्चर्स देखिएगा और अच्छी मेहनत कीजिएगा। मतलब आपको 6-7 महीने के बाद एक ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं एग्ज़ाम अब आज भी हुई तो हम दे देंगे उसे और अच्छा स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम ज़्यादा दिन तक नहीं टाली जा सकती है, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप ये वीडियो लेक्चर्स देखेंगे और पढ़ाई उस तरीके से करेंगे, MCQ सॉल्व करेंगे। नहीं आए तो मुझे पूछा करो, मैं हूँ वहाँ पे। हाँ, अब मैं कैसे कि बहुत सारे काम पीछे लग गए, ये करो वो करो, तो इसलिए आपके आंसर का जवाब मैं तुरंत तो नहीं, लेकिन 24 घंटे के अंदर मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगा, वो गारंटी मेरी रहेगी, वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है बच्चों। तो अब हमने कल एसिडिक ड्राई सेल देखा था। एसिडिक ड्राई सेल में हमने उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग देखा था और उसका ड्रॉबैक भी देखा था। एसिडिक ड्राई सेल में हमने इलेक्ट्रोलाइट्स इस्तेमाल किए हैं, NH4Cl एंड ZnCl2, और ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसलिए इनका एक्वस स्पेस जो है वो एसिडिक बनता है। और एसिडिक मीडियम में कोई भी मेटल इजीली करोड होता है, इजीली
फास्टली क्या होता है, करोड होता है। अगर जिंक वेसल इजीली करोड हो गई, अनवांटेड रिएक्शन हो गई, तो जिंक वेस्ट हो जाएगा, फिर सेल भी ज़्यादा दिन तक काम नहीं कर पाएगा। इसलिए एसिडिक मीडियम के चलते करोजन ऑफ जिंक ऑकर फास्टली, एंड इसी वजह से लाइफ ऑफ दैट ड्राई सेल, लेक्लांचस सेल इज रिड्यूस टू वेरी वेरी स्मॉल। मतलब हम बोल सकते कि बहुत ही कम हो जाएगी, 1-2 महीने, या बहुत ज़्यादा बोल दिए 3 महीने। लेकिन जब हम यही एसिडिक मीडियम की जगह पे अल्कलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, एसिडिक मीडियम को हटाकर अल्कलाइन मीडियम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी सेल की, लेक्लांचस सेल की लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। 5 से लेकर 7 साल तक उसकी लाइफ बढ़ जाती है। तो हमें ये देखना है कि वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी। फिर ये तो समझ में आ ही गया कि रस्टिंग की वजह, करोजन की वजह से जिंक वेसल इजीली इटन अप हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो लाइफ बढ़ाने के लिए हमने अल्कलाइन मीडियम का इस्तेमाल किया, ये समझ में आया। लेकिन अल्कलाइन मीडियम के चलते क्या रिएक्शन वही होती है या कुछ अलग होती है? तो बच्चों वहाँ पे थोड़ा सा रिएक्शन में चेंज होता है, तो रिएक्शन पूछी जाती है। इन अल्कलाइन ड्राई सेल रिएक्शन एट एनोड इज, रिएक्शन एट कैथोड इज, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो उसके हमें आंसर आने चाहिए। इसलिए हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वर्किंग ऑफ अल्कलाइन ड्राई सेल, जिसे मॉडर्न ड्राई सेल, मॉडिफाइड ड्राई सेल भी बोला जाता है। अल्कलाइन ड्राई सेल, या जिसे हम क्या बोलते हैं, मॉडिफाइड ड्राई सेल भी बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे मतलब कंस्ट्रक्शन वगैरह सब कुछ वही है। ये भी प्राइमरी इरिवर्सिबल सेल का टाइप है। यहाँ पे भी जिंक की वेसल होगी, और जिंक के वेसल में हमने क्या किया है, यहाँ पे एक बराबर सेंटर में ग्राफाइट इलेक्ट्रोड इंसर्ट किया है, बराबर है। इस ग्राफाइट इलेक्ट्रोड को हमने कवर किया है ब्रास कैप से फॉर गुड इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे ग्राफाइट इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द क्या है, एक्वस पेस्ट है MnO2 की चारकोल के साथ, एंड उसमें हमने क्या डाल दिया, KOH भी डाल दिया है। तो यहाँ पे ये एक्वस पेस्ट है, MnO2 चारकोल एंड KOH। KOH प्रोवाइड्स अल्कलाइन मीडियम। तो ये यहाँ पे ऐसा हम लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं डायग्राम निकालने के लिए। तो ये अब हम नाम भी दे सकते हैं, मतलब हर एक को नेम भी कर सकते हैं, हम लिस्ट कर सकते हैं उसका नेम। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट मेन है किसमें, वर्किंग में। तो देखो अल्कलाइन ड्राई सेल में रिएक्शन एट एनोड कैसी होगी, रिएक्शन एट कैथोड कैसी होगी, तो एट एनोड। अब यहाँ पे भी एनोड का रोल कौन प्ले करेगा, जिंक वेसल। यहाँ पे जिंक वेसल हमेशा की तरह एनोड का काम करेगी, और ग्राफाइट रॉड हमेशा की तरह क्या करेगा, कैथोड का काम करेगा। तो एट एनोड कौन सी रिएक्शन होगी, तो यहाँ पे भी एट एनोड जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन जिंक का ऑक्सीडेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयन, अल्कलाइन मीडियम के प्रेजेंस में, बराबर है। अब देखिए क्या होगा, ये H पॉजिटिव, अरे OH नेगेटिव, 2 OH नेगेटिव आयन्स है, एक OH नेगेटिव आयन का H पॉजिटिव और दूसरा पूरा OH नेगेटिव आयन कंबाइन होकर क्या तैयार करेगा, अनआयोनाइज्ड वाटर तैयार करेगा। अब क्या बचा है, ये जो OH नेगेटिव में से H पॉजिटिव चला गया तो O डाई नेगेटिव बचा है। ये जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn डाई पॉजिटिव आयन बनेगा। तो ये Zn डाई पॉजिटिव आयन और ये बचा हुआ O डाई नेगेटिव आयन कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे, ZnO तैयार करेंगे। तो इस तरह की रिएक्शन होगी एट एनोड इन अल्कलाइन ड्राई सेल। तो देखो यहाँ पे एसिडिक ड्राई सेल में Zn डाई पॉजिटिव आयन दिखाया था, यहाँ पे क्या है, ZnO है, और Zn डाई पॉजिटिव आयन की साइज बहुत कम है, ट्रांजिशन मेटल है, पोअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से वहाँ पे क्या होगा, Zn डाई पॉजिटिव आयन की साइज बहुत स्मॉल होने की वजह से चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, और चार्ज डेंसिटी जब ज़्यादा रहती है तो कोवालेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है आयोनिक कंपाउंड में, और जब आयोनिक कंपाउंड में कोवालेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो उसकी सोल्यूबिलिटी कम होती है, इसलिए हमें ZnO क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो इन अल्कलाइन ड्राई सेल एट एनोड जिंक अंडरगो ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड H2 एंड दीज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक वेसल पर एक्यूमुलेट होंगे, जिसकी वजह से जिंक वेसल क्या होगी, नेगेटिवली चार्ज बनेगी, एंड नेगेटिवली चार्ज बनने की वजह से वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। तो दिस इज अवर नेट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन।
तो इस तरह की रिएक्शन एनोड के पास होगी। तो जब आपको पूछा जाएगा इन अल्कलाइन ड्राई सेल एट एनोड द प्रोडक्ट इज, तो आपका आंसर क्या चाहिए, ZnO, बराबर है, ये हमें प्रोडक्ट बताना चाहिए। तो एसिडिक ड्राई सेल में एनोड के पास Zn डाइपॉजिटिव आयन तैयार होता था, यहाँ पे कौन है, ZnO। यहाँ पे भी आप बोल सकते कि सर ZnO भी है, तो ठीक है ना, यहाँ पे तो +2 चार्ज है उस पर। तो भाई ये आयोनिक फॉर्म में नहीं, ये कौन से फॉर्म में तैयार होता है, कंपाउंड के फॉर्म में। और ये आयोनिक होने के बावजूद भी इसमें कोवालेंट कैरेक्टर जरा ज्यादा है ड्यू टू हाई चार्ज डेंसिटी ऑफ Zn डाइपॉजिटिव आयन, और इसलिए ये पानी में लगभग क्या रहेगा, इनसोल्यूबल रहेगा, इसलिए हम इसको सॉलिड फॉर्म में दिखाते हैं, बराबर है। तो ये है रिएक्शन एट एनोड, बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, इसे लर्न करना पड़ेगा। तो Zn प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव गिव्स ZnO प्लस H2O प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। अब रिएक्शन एट कैथोड जो है वो काफी सिंपल है एज कंपेयर टू द रिएक्शन एट कैथोड इन एसिडिक ड्राई सेल। तो एसिडिक ड्राई सेल की तुलना में यहाँ पे रिएक्शन बहुत सिंपल तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे, ट्वाइस MnO2, यहाँ पे भी कैथोड के पास रिडक्शन में कौन जाएगा, MnO2 जाएगा, वहां पे भी कौन गया था, MnO2 ही गया था, बराबर है। तो ये जो MnO2 है वो वाटर के प्रेजेंस में क्या होगा, रिडक्शन में जाएगा, बराबर है। और हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा Mn2O3 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव, तो हमें क्या मिलेगा, ट्वाइस OH नेगेटिव। अब रिएक्शन कैसे होगी, तो हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं, HOH, ये बॉन्ड ब्रेक होगा कैसे, हेटेरोलिटिकली, एक OH नेगेटिव आयन पानी से तैयार हुआ, अब H पॉजिटिव बचा है, तो MnO2 का 2 मॉलिक्यूल लिया है, मतलब 4 ऑक्साइड आयन है यहाँ पे। तो ये 2 मॉलिक्यूल के 4 ऑक्साइड आयन में से एक ऑक्साइड आयन लूज होता है, और एक ऑक्साइड आयन पे ये H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, दूसरा OH नेगेटिव आयन बनेगा। अब 3 ऑक्साइड आयन बचे हैं और 2 Mn बचे हैं, तो 3 ऑक्साइड आयन और 2 Mn आयन कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे, Mn2O3 तैयार करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। तो Mn टेट्रा पॉजिटिव ने ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, गेन किए। तो 2 Mn टेट्रा पॉजिटिव एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन ईच एंड गेट कन्वर्टेड इनटू Mn ट्राई पॉजिटिव, और Mn ट्राई पॉजिटिव जो 2 बचे हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे, Mn2O3। तो देखो रिएक्शन क्या है, ट्वाइस MnO2 प्लस H2O प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स Mn2O3 प्लस ट्वाइस OH नेगेटिव। तो वाटर हेटेरोलिटिकली ब्रेक होगा, OH नेगेटिव आयन एक पानी से मिला है। अब ये ट्वाइस MnO2 में 4 O डाई नेगेटिव आयन है, उसमें से एक O डाई नेगेटिव ये लूज करेगा, जो O डाई नेगेटिव आयन लूज हुआ है उस पर ये H पॉजिटिव आयन अटैक करेगा और दूसरा OH नेगेटिव आयन बनेगा। अब ये जो Mn टेट्रा पॉजिटिव आयन है 2, वो 2 Mn टेट्रा पॉजिटिव आयन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक Mn टेट्रा पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा Mn टेट्रा पॉजिटिव और 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसका कन्वर्शन किसमें होगा, Mn ट्राई पॉजिटिव में। तो 2 Mn ट्राई पॉजिटिव 3 O डाई नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे, Mn2O3। इस तरह से हमें नेट रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन मिलेगी। और नेट रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन में अब देखो क्या होगा, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन है। अब जब हमें नेट सेल रिएक्शन की जरूरत पड़ती है तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करते हैं। लेकिन जब भी आप ऐड करोगे तो ध्यान रहे कि इलेक्ट्रॉन दोनों रिएक्शन में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हम ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, ये 2 OH नेगेटिव आयन 2 OH नेगेटिव आयन कैंसल, ये H2O कैंसल। ऐसा लगता है कि जैसे जिंक ने 2 MnO2 के मॉलिक्यूल पर अटैक किया है और किस में कन्वर्ट हो गया वो, ZnO सॉलिड में एंड Mn2O3 में। तो बच्चों देखो कितने सिंपल नेट सेल रिएक्शन आई है। तो ये है नेट सेल रिएक्शन इन अल्कलाइन ड्राई सेल। तो आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द नेट सेल रिएक्शन इन अल्कलाइन ड्राई सेल। तो अल्कलाइन ड्राई सेल में नेट सेल रिएक्शन है Zn प्लस ट्वाइस MnO2 गिव्स ZnO प्लस Mn2O3, बराबर है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की +4 से +3 में कन्वर्ट होती है। यहाँ पे भी रिडक्शन में जाने वाली स्पीसीज कौन है, MnO2 भी है, बराबर है। MnO2 ही रिडक्शन में जा रहा है यहाँ पे, वहां पे भी एसिडिक ड्राई सेल में भी MnO2 ही रिडक्शन में जा रहा था, लेकिन वहां की जो रिएक्शन है वो क्वाइट डिफरेंट है और यहाँ की रिडक्शन वाली रिएक्शन क्वाइट डिफरेंट है। नेट सेल रिएक्शन भी टोटली डिफरेंट है। अब यहाँ पे देखो अल्कलाइन मीडियम है और अल्कलाइन मीडियम में
करोजन को क्या किया जाता है, बहुत ही ज्यादा स्लो डाउन किया जाता है। उल्टा हमने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस KOH का NOH का इस्तेमाल किया है, तो इसकी वजह से कोई एसिडिक मीडियम वहां पे नहीं रहेगा, बल्कि बेसिक मीडियम में, अल्कलाइन मीडियम में करोजन को बहुत ही स्लो किया जाएगा। इसलिए इसी सेल की जो जिंक से बनी है उसकी लाइफ अचानक से 5 से 7 साल तक बढ़ जाती है। जो सेल 2 महीने नहीं टिकता था वो अब सेल 5 साल से 7 साल तक टिक रहा है, मतलब उसकी लाइफ हमने बढ़ा दी। अब हमारी कंपनी को कोई घाटा नहीं होगा अगर हम सेल बनाते हैं तो 5 या 7 साल में सेल तो बेचे जाएंगे ही। तो इस तरह से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है बाय चेंजिंग द मीडियम ऑफ द ड्राई सेल। तो जो आज हम दुकान से सेल खरीद कर लाते हैं तो एक्चुअली वो क्या होता है, मॉडिफाइड ड्राई सेल होता है, अल्कलाइन ड्राई सेल होता है। तो ये भी क्या है, प्राइमरी इरिवर्सिबल सेल का एग्जांपल है। यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन में Zn ही जा रहा है, लेकिन Zn डाइपॉजिटिव आयन के बदले में हमें यहाँ पे ZnO सॉलिड मिल रहा है। यहाँ पे भी रिडक्शन में MnO2 जा रहा है और बहुत ही सिंपल तरीके से जा रहा है। तो नेट सेल रिएक्शन यहाँ की हमें लर्न करनी पड़ेगी। Zn प्लस ट्वाइस MnO2 गिव्स ZnO प्लस Mn2O3। और वो एसिडिक ड्राई सेल वाली भी रिएक्शन आपको लर्न करके रखनी पड़ेगी, पूछी जा सकती है, बराबर है। प्राइमरी सेल का एग्जांपल हो गया, रिवर्सिबल भी हो गया एंड प्राइमरी इरिवर्सिबल भी हो गया। अब दूसरा जो हमें एग्जांपल देखना है वो है सेकेंडरी सेल का। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सेकेंडरी सेल्स आर ऑलवेज रिवर्सिबल, सेकेंडरी सेल्स आर ऑलवेज रिचार्जेबल, बराबर है। तो ये सेकेंडरी सेल्स आर ऑलवेज क्या बोलते हैं हम, स्टोरेज सेल जो है, सेकेंडरी सेल जो है वो हमेशा रिवर्सिबल रहते हैं, लेकिन रिवर्सिबल सेल हमेशा सेकेंडरी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए हमने एक स्टेटमेंट भी देखा था कि ऑल सेकेंडरी सेल्स आर कंपल्सरी रिवर्सिबल बट रिवर्सिबल सेल्स आर नॉट कंपल्सरीली सेकेंडरी। तो ऐसे ही सेल का अब हमें एग्जांपल देखना है। स्टोरेज सेल भी कहा जाता है इसे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी स्टोर की जाती है, क्रिएट नहीं की जाती, तैयार नहीं की जाती। सेकेंडरी सेल भी बोला जाता है। डेफिनेशन हमारी हो चुकी है, द सेल इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नॉट जनरेटेड विद इन इटसेल्फ बट प्रीवियसली प्रिपेयर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर इन इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज स्टोरेज सेल और सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल्स आर ऑलवेज रिवर्सिबल, सेकेंडरी सेल्स आर रिचार्जेबल सेल्स। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल घर घर में आज पाया जाता है लोड शेडिंग की कृपा से, और वो कौन है, लेड एक्यूमुलेटर, दैट इज लेड स्टोरेज सेल। और लोड शेडिंग नहीं भी रहा तो हम जाने अनजाने में लेड एक्यूमुलेटर यूज करते ही है। हमारे व्हीकल्स में लेड एक्यूमुलेटर होते हैं फॉर द इलेक्ट्रिकल सप्लाई, बराबर है। तो इस लेड एक्यूमुलेटर का वर्किंग क्या है, उसकी हमें क्या चाहिए, जानकारी चाहिए। और ये अब हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा भी बन चुकी है, तो इसलिए इसे स्टडी करना हमारे लिए अहम है। तो देखिए बच्चों, तो ये जो टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से कट कर दिया गया है, लेकिन नीट एग्जाम और अपनी IIT JEE एग्जाम में ऐसा कुछ अभी फैसला नहीं आया है, इसलिए हम ये टॉपिक देख लेंगे। आपके लिए आज भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिना नीट के और बिना IIT JEE एग्जाम के आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ये टॉपिक हमारे लिए आज भी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में ना होने के बावजूद भी, बराबर है। तो देखिए, लेड एक्यूमुलेटर, लेड स्टोरेज सेल, इट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी रिवर्सिबल सेल एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय गैस्टन प्लांटी। ये नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसको इन्वेंट किसने किया, इसको सबसे पहले तैयार किसने किया, गैस्टन प्लांटी ने। तो ये नाम हमें याद रखना चाहिए। तो इट इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी रिवर्सिबल सेल एंड इट वाज इन्वेंटेड बाय गैस्टन प्लांटी। अब इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है और हमने देखा भी हुआ है। ये जो लेड स्टोरेज सेल है, इट इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी एसिड प्रूफ प्लास्टिक मटेरियल। अब प्लास्टिक मटेरियल वैसे ही एसिड प्रूफ होता है, या तो प्लास्टिक बोलो या तो एसिड प्रूफ कंटेनर बोलो, वन एंड द सेम थिंग है। तो ऑल एसिड्स आर ऑलवेज एसिड प्रूफ। तो हम बोलेंगे इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एसिड प्रूफ प्लास्टिक वेसल which is filled with 38% concentrated H2SO4 whose molarity is approximately 3.7। तो ये जो 38% H2SO4 है, इसकी मोलरिटी लगभग कितनी रहती है, 3.7 मोलर। देखो किसी किसी किताब में 20% H2SO4 भी दिया है, लेकिन जो कमर्शियल सेल्स है हमारी जो बेची जाती है उसमें एक्चुअली 38% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है, जिसकी मोलरिटी लगभग कितनी होती है, 3.7 मोलर होता है। तो कंस्ट्रक्शन में
हम पहला पॉइंट लिखेंगे, लेड स्टोरेज सेल इज मेड अप ऑफ high quality plastic container which is acid proof and it is filled with 38% concentrated H2SO4 whose molarity is 3.7 मोलर। बराबर है। इसकी मोलारिटी एक और वैल्यू दी है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो क्या होनी चाहिए, 1.215 होनी चाहिए। तो जो यहाँ पे H2SO4 फिलअप किया जाता है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है, 1.215। तो ये वैल्यू भी आपको लर्न करनी है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 विच इज यूज इन लेड स्टोरेज सेल, तो ये वैल्यू आपको पूछी जाती है, लर्न करनी है। इसका परसेंटेज भी पूछा जाता है, मोलारिटी भी पूछी जाती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, 1.15। इन दिस प्लास्टिक कंटेनर H2SO4 हमने फिलअप किया है और H2SO4 फिलअप करने के बाद हम इसमें लेड के इलेक्ट्रोड्स इस तरह से अल्टरनेटली अरेंज करते हैं। ये जो इलेक्ट्रोड्स है ये पीबी प्लेट्स हैं। हाफ ऑफ द पीबी प्लेट्स आर प्योर इन नेचर एंड हाफ ऑफ द पीबी प्लेट्स आर कोटेड विथ PbO2। बराबर है। तो यहां पे इलेक्ट्रोड दोनों के दोनों पीबी प्लेट से बने हैं, लेकिन फर्क है दोनों में। प्योर लेड प्लेट से एक इलेक्ट्रोड बनता है और एक इलेक्ट्रोड बनता है प्योर पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2 से। जो पीबी प्लेट्स है प्योर वाली, उससे हम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी को जोड़ते हैं एंड जो पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2 है उससे हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी जोड़ते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं लेड स्टोरेज सेल में, ये हमेशा इवन नंबर में चाहिए। मतलब नंबर ऑफ एनोड एंड नंबर ऑफ कैथोड की संख्या क्या चाहिए, सेम चाहिए। ऐसा नहीं ले सकते एक एनोड और दो कैथोड, दो एनोड और एक कैथोड, ऐसा नहीं ले सकते। These electrodes must be even in number and they must be arranged alternately। इसलिए मैंने देखो लेड प्लेट्स को एंड लेड प्लेट कोटेड विथ PbO2 को कैसे अरेंज किया है, अल्टरनेटली। बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर मेड अप ऑफ पीबी प्लेट्स। The electrode which is a negative in nature consists of pure PB plate and the positive electrode consists of PB plate coated with PbO2. Electrodes are even in number and they are arranged in alternate manner as shown in this figure. बराबर है। इस तरह से इसका हम कंस्ट्रक्शन बता सकते हैं। बराबर है। और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। देखो पीबी प्लेट को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है एंड पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2 को भी हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। तो हम जो डायग्राम में हमने नेम्स लिस्ट किए हैं उसी के ऊपर से 2-3 पॉइंट में इसका कंस्ट्रक्शन बोल सकते, बहुत आसान है। तो एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ। इट कंसिस्ट ऑफ एसिड प्रूफ plastic container which is filled with 38% H2SO4 whose molarity is approximately 3.7 and specific gravity is 1.215. Lead plates are connected to the negative terminal of the external battery and lead plate coated with PbO2 are connected to the positive terminal of the battery. These electrodes must be in even number and they must be arranged in an alternate manner as shown in figure. तो इस तरह से हम भाई क्या कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन बता सकते हैं। अब ये हो गया कंस्ट्रक्शन, बहुत ही सिंपल है। अब वर्किंग कैसे है। अब स्टोरेज सेल जो है वो कौन सी सेल है, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल नो डाउट। पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दो टाइप की है बच्चों, एक है इलेक्ट्रोजेनिक सेल और ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब देखो लेड एक्यूमुलेटर या लेड स्टोरेज कौन सी टाइप की सेल है, हम इसका आंसर तब तक नहीं दे सकते जब तक एक कौन सी प्रोसेस में काम कर रहा है ये मालूम नहीं होता तब तक। लेड एक्यूमुलेटर या कोई भी सेकेंडरी सेल हमेशा दोनों रोल प्ले करती है। इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोजेनिक सेल एज वेल एज इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब इलेक्ट्रोजेनिक सेल का रोल कब प्ले करती है, तो सेकेंडरी सेल जब डिस्चार्जिंग में जाती है तो इलेक्ट्रोजेनिक सेल का काम करती है एंड वही जब उसका चार्जिंग चल रहा होता है तब वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम करता है। तो सेकेंडरी सेल एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोजेनिक सेल व्हेन डिस्चार्जिंग प्रोसेस इज देयर and it acts as a electrolytic cell when there is a charging। बराबर है। तो what is meant by charging and what is meant by discharging, तो ये दोनों प्रोसेस को हमें क्या करना है, पहले डिफाइन करना है और फिर इसका वर्किंग देखना है, वर्किंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड वर्किंग ड्यूरिंग चार्जिंग। तो इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है, चार्जिंग को डिफाइन करना है। तो देखो बच्चों अब तक यहाँ तक समझ में आया। अब हम जाएंगे इसके मेन पॉइंट की तरफ, दैट इज वर्किंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस बनाते हैं। इलेक्ट्रोड्स पीबी प्लेट से ही बने हैं,
प्योर पीवी प्लेट से एंड पीवी प्लेट कोटेड विथ PbO2 से। इनको कैसे अरेंज किया जाता है? अल्टरनेटली। और इनको कनेक्ट कैसे किया जाता है? सीरीज में। ऑल पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड ऑल नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो इस तरह से डायग्राम में जो दिखता है वो हम कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं। अब डिस्चार्जिंग यानी क्या? तो ऐसी प्रोसेस जिसमें केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसे बोला जाता है डिस्चार्जिंग। तो हाउ कैन वी डिफाइन डिस्चार्जिंग? The process in which chemical energy is converted into electrical energy is called as a discharging। इस तरह से हम डिस्चार्जिंग को डिफाइन करेंगे। एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एनी सेकेंडरी सेल ऑलवेज एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोजेनिक सेल। तो याद रखिए बच्चों, जब भी डिस्चार्जिंग चल रहा होता है तो कोई भी सेकेंडरी सेल किसका रोल प्ले करेगी? इलेक्ट्रोजेनिक सेल का रोल प्ले करेगी। मतलब लेड एक्यूमुलेटर जो है वो किसका एग्जांपल है? तब तक नहीं बता पाओगे जब तक चार्जिंग चल रहा कि डिस्चार्जिंग चल रहा ये बताया नहीं जाएगा। डिस्चार्जिंग चल रहा तो आप बताएंगे वो इट एक्ट्स एज इलेक्ट्रोजेनिक सेल, एंड चार्जिंग चल रहा तो आपका आंसर होना चाहिए इट एक्ट्स एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो वर्किंग में हमने पहला पॉइंट लिया वर्किंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो हमने डिस्चार्जिंग को सबसे पहले डिफाइन किया, द प्रोसेस in which chemical energy is converted into electrical energy is called as a discharging, and during discharging it acts as a electrogenic cell। अब डिस्चार्जिंग के वक्त कौन एनोड रहेगा एंड कौन कैथोड रहेगा? तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एनोड जो है वो कौन, एनोड का रोल कौन प्ले करेगा? पीबी प्लेट। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग पीबी प्लेट सर्व एज अ एनोड एंड कैथोड का रोल कौन प्ले करेगा भाई? पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2। मैं इस तरह से लिखता हूं इसे Pb, PbO2, या Pb सिंगल वर्टिकल लाइन PbO2 भी लिखा तो चलेगा। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग व्हिच एक्ट्स एज अ एनोड, तो आपका आंसर होना चाहिए Pb प्लेट। एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कैथोड का रोल कौन प्ले कर रहा है? Pb प्लेट कोटेड विथ PbO2। तो ये भी पूछा जाएगा आपको। तो डिस्चार्जिंग की डेफिनेशन हो गई। फिर इलेक्ट्रोजेनिक सेल का रोल प्ले करता है ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एनोड और कैथोड कौन है ये भी हमने बता दिए हैं। अब जब डिस्चार्जिंग चल रहा होगा तो एट एनोड कौन सी रिएक्शन होगी, एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी, ये हमें बताना है। तो हम देखेंगे रिएक्शन एट एनोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या होगी। तो देखो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग प्योर पीबी प्लेट एक्ट्स एज अ एनोड and at pure PB plate what happens? PB atom from the PB plate get oxidized into PB dye positive ion leaving behind 2 electrons। तो PB के एटम PB प्लेट से क्या होंगे? PB dye पॉजिटिव आयन बनकर इस सॉल्यूशन में चले जाएंगे, पानी में उतर जाएंगे, एसिडिक सॉल्यूशन में उतर जाएंगे, लिविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन। इसलिए इस PB प्लेट पर इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होंगे और इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेट होने की वजह से कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा? नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। तो at anode PB atoms from the pure PB plate get oxidized to PB dye positive ion leaving behind the 2 electron। These electrons get accumulated on a PB plate and that's why this PB plate acquires negative charge and negative potential is developed on it। जैसे ही PB dye पॉजिटिव आयन तैयार होंगे बच्चों, ये सॉल्यूशन में जाएंगे, आयोनिक होने की वजह से पानी में जाएंगे और वहां पे उनकी मुलाकात होगी किसके साथ? SO4 डाई नेगेटिव आयन के साथ। और SO4 डाई नेगेटिव आयन के साथ वो कंबाइन होते हैं और क्या तैयार करते हैं? PbSO4। ये जो PbSO4 है ये सॉल्ट जरूर है लेकिन ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है। ये पानी में ना के बराबर सोल्यूबल होता है, मतलब ये लगभग क्या होता है? इनसोल्यूबल। इसलिए मैंने यहाँ पे सॉलिड का सिंबल लिखा है, प्रेसिपिटेशन दिखा सकता हूँ मैं, ऐसा भी सिंबल लिख सकता हूँ। तो at anode PB atom readily undergo oxidation by loss of 2 electron। These electrons get accumulated on PB plate, that's why PB plate becomes negatively charged, negative potential develops on it। PB dye positive as soon as they form enters in the solution where they meet with SO4 dye negative ion and readily combine with them to form insoluble lead sulfate, insoluble PbSO4। इसे क्या बोला जाता है? sparingly soluble salt बोला जाता है। तो what is the net reaction at anode during discharging? तो during discharging at anode which reaction will occur? तो देखो हम इन दो रिएक्शन को ऐड करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे Pb SO4 डाई नेगेटिव आयन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हुआ है Pb डाई पॉजिटिव आयन में और हमें क्या मिला है? इनसोल्यूबल PbSO4 एंड ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अवर नेट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो बच्चों ये हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है। अब यहाँ पे भी दो रिएक्शन हो रही है,
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रेडॉक्स रिएक्शन ही, रिडक्शन ऑक्सीडेशन ही इंपॉर्टेंट रहती है, इसलिए ये हमारी क्या है, प्राइमरी सेल है। ये नहीं भी बताई तो चलेगी, नहीं लिखी तो भी चलेगी, इसलिए ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रिएक्शन। तो विच प्राइमरी रिएक्शन ऑकर्स एट एनोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ऐसा पूछा तो आपका आंसर होना चाहिए ये वाला, पीबी गिव्स पीबी डाई पॉजिटिव प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। एंड विच रिएक्शन ऑकर्स एट पीबी प्लेट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ऐसा पूछा है, प्राइमरी सेकेंडरी नहीं बोला तो आप क्या कहेंगे, पीबी प्लस SO4 डाई नेगेटिव गिव्स PbSO4 सॉलिड प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज अवर ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन। देखो बच्चों कितना आसान है, रिएक्शन बहुत ही आसान है एट एनोड, समझ में आई। तो एनोड के पास कौन सी रिएक्शन होती है, Pb प्लस SO4 डाई नेगेटिव एंड गिव्स PbSO4 सॉलिड प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन। अब हमें जाना है रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो हमें बार बार ये डिस्चार्जिंग बोलना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हम स्पेसिफाई नहीं कर पाएंगे कौन सी रिएक्शन होगी, क्योंकि चार्जिंग के वक्त अलग होती है एंड डिस्चार्जिंग के वक्त अलग होती है। तो आपको ये हमेशा के लिए दिमाग में रखना पड़ेगा, एट कैथोड रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इज कौन सी होगी। तो देखो भाई, अब कैथोड के पास की जो रिएक्शन है उसे हमें अच्छे से समझ लेना है, और अच्छे से समझ लेने के बाद हम क्या करेंगे, उसे लिखेंगे। तो देखो इधर थोड़ा सा, एट कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कौन सी रिएक्शन होगी, तो ये जो PbO2 कोट किया है हमने पीबी प्लेट पर, ये जो PbO2 कोट किया है हमने पीबी प्लेट पर, ये सबसे पहले क्या होगा, डिसोसिएट होगा पीबी टेट्रा पॉजिटिव आयन में एंड 2 O डाई नेगेटिव आयन में। तो एट कैथोड कौन सी रिएक्शन होगी ये हमें देखना है, समझना है उसे। तो हम बेबी स्टेप्स में जाएंगे। सबसे पहले ये जो PbO2 है ये बच्चों क्या होगा, डिसोसिएट होगा पीबी टेट्रा पॉजिटिव आयन में एंड 2 O डाई नेगेटिव आयन में। जैसे ये 2 O डाई नेगेटिव आयन तैयार होते हैं, ये यहाँ सॉल्यूशन में चले जाएंगे, जहां उनका इंतजार कौन कर रहा है, H पॉजिटिव आयन। कितने, 2 O डाई नेगेटिव आयन के लिए 4 H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि H2SO4 का सॉल्यूशन है। तो ये 4H पॉजिटिव आयन 2 O डाई नेगेटिव आयन के साथ रेडिली कंबाइन होंगे एंड क्या तैयार करेंगे, ट्वाइस H2O। ये जो पीबी टेट्रा पॉजिटिव है, अब ये अनस्टेबल है बच्चों, बराबर है। आप बोलेंगे सर चार्ज ज्यादा है, साइज उल्टी कम हो गई तो चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा होगी उसकी, और चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी तो पानी में तो बहुत ज्यादा अच्छे से हाइड्रेट होना चाहिए, अनहाइड्रेटेड आयंस आर मच मोर स्टेबल। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए इसने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, और इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते इसको बहुत सारी एनर्जी ऑब्सॉर्ब करनी पड़ी है। मतलब ये दिखने में स्टेबल दिखता है लेकिन स्टेबल है नहीं, क्योंकि इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसने बहुत सारी एनर्जी ऑब्सॉर्ब करके रखी है, इसलिए थर्मोडायनामिकली एनर्जेटिकली हाईली अनस्टेबल है। और ऐसा पीबी टेट्रा पॉजिटिव आयन फिर इस पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2 के पास जाएगा और उसके सरफेस से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2 पर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, और इसलिए उसके सरफेस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड उस पर क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। तो पीबी टेट्रा पॉजिटिव बीइंग थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल readily accept 2 electron from the cathode material, that is from PB plate coated with PbO2 and get converted into PB dipositive ion। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाले गए पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2 से, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा। जैसे पीबी टेट्रा पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके पीबी डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो रेडिली वो कंबाइन होता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग SO4 डाई नेगेटिव आयन व्हिच आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, और ये क्या तैयार करता है, इनसोल्यूबल PbSO4। तो यहाँ पे भी इनसोल्यूबल PbSO4 तैयार होता है। तो व्हाट इज द नेट रिएक्शन, व्हाट इज नेट रिएक्शन, तो हम क्या कर सकते हैं, अब रिजल्टेंट रिएक्शन लिख सकते हैं। आप ये रिएक्शन को ऐसे लिखने की जगह पे स्टेप बाय स्टेप में भी लिखेंगे तो आपको क्या होगा, रिजल्टेंट रिएक्शन लिखने में आसान जाएगा। तो देखो मैं इसी रिएक्शन को क्या करता हूं, स्टेप बाय स्टेप में लिखता हूं ताकि रिजल्टेंट रिएक्शन लिखने में आपको आसानी जाए। तो ये ट्वाइस O डाई नेगेटिव आयन प्लस 4H पॉजिटिव आयन गिव्स ट्वाइस H2O। पीबी टेट्रा पॉजिटिव plus twice electron gives PB die positive ion, and this PB die positive ion combines with SO4 die negative ion from H2SO4 and gives insoluble PbSO4। अब इन सब रिएक्शन को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा भाई, 2 O डाई नेगेटिव आयन, 2 O डाई नेगेटिव आयन कैंसल, पीबी टेट्रा पॉजिटिव कैंसल, बराबर है, बराबर है। अब यहां पे क्या क्या है देखो, ये पीबी डाई पॉजिटिव, ये पीबी डाई पॉजिटिव आयन कैंसल।
अब सब कुछ कैंसिल हुआ है, बाकी कुछ कैंसिल होने जैसा नहीं रहा, तो हम नेट रिजल्टेंट रिएक्शन क्या लिखेंगे, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 डाई नेगेटिव आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 बराबर है, प्लस क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस H2O। तो इस तरह की नेट रिजल्टेंट रिएक्शन लिखने में आसानी होगी अगर हम बेबी स्टेप में रिएक्शन लिखते हैं तो आशा करता हूं कि ये स्टेप्स आपको समझ में आई होगी। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट नेट रिजल्टेंट रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखता हूं। क्या है भाई वो, PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 डाई नेगेटिव आयन प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। तो हम यहाँ पे ऐसा भी ध्यान में रख सकते हैं, ये दो डाई नेगेटिव को लेके जाने के लिए 4H पॉजिटिव आयन एंड Pb टेट्रा पॉजिटिव को डाई पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर Pb डाई पॉजिटिव बनने के साथ बाद SO4 डाई नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन होकर वो क्या तैयार करेगा, PbSO4। तो ये है नेट रिजल्टेंट रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो ये रिएक्शन याद करने में हमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो जाएगी, तो आप इस तरह की क्या कर सकते हैं, बेबी स्टेप्स ले सकते हो। देखो यहाँ पे इधर थोड़ा सा कैमरा घुमाइए, ये स्टेप्स आप अगर स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो आपको रिएक्शन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आप तुरंत 2 सेकंड के अंदर ये रिएक्शन 10 सेकंड लगेंगे रिएक्शन लिख के नेट रिजल्टेंट रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग लिख सकते हो। तो आपको रिएक्शन समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 डाई नेगेटिव आयन प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। अब जब PbO2 रिडक्शन में जाता है तो जाते जाते कैथोड पर से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के जाता है, और इसलिए कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने से पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, और फिर जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, अगर हम यहाँ पे कोई लोड अटैच करते हैं तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड एक्सटर्नली एंड कैथोड टू एनोड इंटरनली, हमेशा की तरह बराबर है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं, एनोड टू कैथोड एक्सटर्नली बराबर है, मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एनोड टू कैथोड एक्सटर्नली एंड कैथोड टू एनोड इंटरनली। जाहिर है कि करंट कैसे फ्लो होगा, अपोजिट टू दैट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप ये डायरेक्शन भी बता सकते हैं। अब व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, तो इट इज द अलजेब्रिक सम ऑफ रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। तो यहाँ पे मैंने दोनों लिखा है, ये है अपनी ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। फिर क्या दिखाई दे रहा है भाई, देखो Pb प्लस PbO2, अब ये Pb भी सॉलिड है, PbO2 भी सॉलिड है, अब 4H पॉजिटिव आयन है एंड 2 SO4 डाई नेगेटिव आयन है। आप आयोनिक फॉर्म में भी लिख सकते हो, या फिर 4H पॉजिटिव आयन एंड 2 SO4 डाई नेगेटिव आयन को मैं कंबाइन करके क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस H2SO4 गिव्स क्या मिलेगा, एनोड के पास भी PbSO4 मिल रहा है इनसोल्यूबल एंड कैथोड के पास भी वो मिल रहा है, तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस PbSO4 सॉलिड प्लस क्या मिलेगा, ट्वाइस H2O। तो ये नेट रिजल्टेंट रिएक्शन है बच्चों ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इन लेड एक्यूमुलेटर। तो व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इन लेड एक्यूमुलेटर, ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, Pb प्लस PbO2 प्लस ट्वाइस H2SO4 गिव्स ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O। तो ये नेट रिजल्टेंट रिएक्शन है, नेट सेल रिएक्शन है, तो ये आपको याद करनी है, पूछी जाती है। इस पर जब भी आप किताब खोलोगे और लेड एक्यूमुलेटर पर सवाल देखोगे तो कई बार ऐसे सवाल पूछे, इन लेड एक्यूमुलेटर ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एट एनोड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑकर, तो आपको एनोड वाली रिएक्शन याद आनी चाहिए। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एट कैथोड इन लेड एक्यूमुलेटर व्हिच रिएक्शन ऑकर्स, तो आपको ये रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन याद आनी चाहिए। या फिर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेट सेल रिएक्शन ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इन लेड एक्यूमुलेटर, तो आपको ये रिएक्शन याद आनी चाहिए। तो ये रिएक्शन इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इस पर, ठीक है। अब जरा सा आप इस रिएक्शन को, नेट सेल रिएक्शन को गौर से देखेंगे तो क्या देख रहे हैं, H2SO4 कंटिन्यूसली कंज्यूम हो रहा है और उसके बदले में हमें क्या मिल रहा है, इनसोल्यूबल PbSO4 एंड वाटर मिल रहा है। मतलब ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। अब H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, तो बच्चों
करंट कैरियर्स की संख्या कम हो रही है, करंट कैरियर्स की संख्या कम हो रही है। तो देखो Pb सॉलिड है, PbO2 भी सॉलिड है, लेकिन H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है, डिसोसिएटेड फॉर्म में, आयंस के फॉर्म में। तो यही आयंस इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अगर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, आयंस की संख्या कम हो रही है, तो करंट कैरी आउट करने की टेंडेंसी भी कम कम होती जाएगी, बरोबर है। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग विथ टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस एंड दैट्स व्हाई इट्स टेंडेंसी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी वो भी क्या होगी, कम कम होती जाएगी। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की उसकी क्षमता है वो कम कम होती जाएगी, और एक्सटेज ऐसी आएगी कोई इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर देगा, और फिर हम बोलेंगे कि सेल क्या होगी, कंप्लीटली डिस्चार्ज होगी। आज हमारे पास इन्वर्टर है, जैसे ही बैटरी डिस्चार्ज होने में आती है, लोड आता है उस पर, और वो डिस्चार्ज होने में है तो उसमें सिग्नल बजना शुरू होता है, मतलब भाई अब यूज़ करना बंद कर दो, अब पूरी डिस्चार्ज होने में है बैटरी। तो हम क्या करते हैं, फिर लोड बंद कर देते हैं, लाइट्स वगैरह फैन वगैरह बंद कर देते हैं, पूरी तरह से उसे डिस्चार्ज नहीं होने देते। तो जब ये लेड एक्यूमुलेटर डिस्चार्ज हो रहा होता है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। तो आपको पूछा जाएगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 ब्लैंक स्पेस, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां पे, डिक्रीजेस, बराबर है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस, इसलिए आयनिक कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी और इसलिए उसकी बैकअप देने की क्षमता भी कम होगी, और इसी को हम डिस्चार्जिंग बोलते हैं, बराबर है। अब पूरी तरह से बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसे अब हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, बराबर है। अब कहां तक इस सेल को हमें यूज करना चाहिए, तो इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.215 है। अगर हम आइडियली इस सेल को यूज करने जाएंगे तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.17 तक हम गिरने देंगे, और जब इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.17 तक आएगी तो उसके नीचे हम उसे फॉल नहीं होने देंगे, उसे क्या करेंगे, हम चार्ज करना शुरू कर देंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 शुड नॉट फॉल बिलो 1.17, बिफोर दैट इट मस्ट गेट चार्ज। उसको उसके पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उसकी लाइफ कम होती है, बराबर है। तो 1.215 से उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें फॉल होने देनी है, कब तक, 1.17 तक, और जैसे वो 1.17 हो जाएगी तो हमें उसे चार्ज करना पड़ेगा, बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, इस स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉल्स अप टू 1.17। तो हमें यहाँ तक उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी को कम होने देना है, इससे कम हो गई तो फिर उसकी लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, सेल शुड बी रन टिल स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉल्स अप टू 1.17, बराबर है। उसके बाद उसे यूज नहीं करना चाहिए आइडियली अगर जाएंगे तो। ये हुआ है अपना वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। हमने एनोड के पास की रिएक्शन देखी है, कैथोड के पास कौन सी रिएक्शन होती है, फिर नेट सेल रिएक्शन भी देखी है, और उस पर से कुछ प्रेडिक्शन भी की है कि ड्यूरिंग इट्स वर्किंग स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4। सेल शुड बी रन अप टू, your cells should be run till its specific gravity becomes 1.17. After that you must recharge the cell. अब चार्ज सेल को हम रिचार्ज करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बोलते हैं। तो वर्किंग हमें देखना है ड्यूरिंग चार्जिंग। तो ड्यूरिंग चार्जिंग रिएक्शंस कैसे होती है, तो देखो इसकी रिएक्शन जो है एट एनोड एंड कैथोड नहीं दी है, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा होता है, इसलिए उन्होंने रिएक्शन एट कैथोड एंड रिएक्शन एट एनोड को क्या कर दिया है, दिया नहीं है अपने टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी के बुक में। लेकिन हम वो देख लेंगे, मतलब आपको अंदाजा आ जाएगा व्हाट हैपेंस एग्जैक्टली एट एनोड एंड कैथोड ड्यूरिंग चार्जिंग। तो सबसे पहले हम चार्जिंग को डिफाइन करेंगे, जैसे डिस्चार्जिंग को डिफाइन किया था वैसे ही। The process in which electrical energy is converted into electrical energy is called as charging, and during charging lead accumulator acts as a electrolytic cell. तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। तो चार्जिंग है ना, द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज चार्जिंग, एंड ड्यूरिंग चार्जिंग इट सर्व एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब भाई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है तो वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस भी होना चाहिए, तो वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा किसका, तो ड्यूरिंग चार्जिंग इलेक्ट्रोलिसिस होगा किसका, PbSO4 का। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ PbSO4 ऑकर्स हियर। तो एट एनोड अब क्या होगा, एंड एट कैथोड क्या होगा, तो देखो अब यहां पे जब हम चार्जिंग करते हैं तो क्या करते हैं, प्योर Pb प्लेट को कैथोड बना देते हैं, एंड Pb प्लेट कोटेड विथ PbO2 को एनोड बना देते हैं। मतलब जो चार्जिंग में एनोड था उसे अब कैथोड बनाएंगे, और जो कैथोड था उसे क्या बनाएंगे, एनोड। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें,
व्हाट शुड वी डू? पीबी प्लेट को कैथोड बनाना है एंड पीबी प्लेट कोटेड विथ पीबीओ2 को एनोड बनाना है, तो हम कैसे कर पाएंगे भाई ये? तो हमने देखा है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में, इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड ऑलवेज एक्ट्स एज अ कैथोड एंड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज अ एनोड। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पीबी प्लेट को, ये जो पीबी प्लेट है इसको किसको जोड़ना पड़ेगा? पीबी प्लेट, प्योर पीबी प्लेट को किसको जोड़ना पड़ेगा? उसको अब हमें क्या करना है? कैथोड बनाने का है। कैथोड बनाने का है तो उसको किसको अटैच करना पड़ेगा? नेगेटिवली चार्ज टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी को। एंड ये जो पीबी प्लेट कोटेड विथ पीबीओ2, अब वो एनोड बनाना है, उसे एनोड बनाना है तो इसको किसके साथ अटैच करना पड़ेगा? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी के साथ। तो देखो यहां पे एक बात याद रखने जैसी है, समझने जैसी है कि जब डिस्चार्जिंग होता है तो पीबी प्लेट पर अपने आप नेगेटिव चार्ज आता है एंड पीबी प्लेट कोटेड विथ पीबीओ2 पर अपने आप पॉजिटिव चार्ज आता है। और जब हम चार्जिंग करते हैं तो पीबी प्लेट को हम जबरदस्ती नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी को जोड़ते हैं एंड पीबी प्लेट कोटेड विथ पीबीओ2 को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी को जोड़ते थे, क्योंकि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज एनोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये आपको समझना पड़ेगा भाई। तो यहां पे अब जो एनोड है ये कौन होगा? पीबी प्लेट कोटेड विथ पीबीओ2। अब एनोड का रोल कौन प्ले करेगा? पीबी प्लेट कोटेड विथ पीबीओ2। एंड कैथोड का रोल कौन प्ले करेगा भाई? प्योर पीबी प्लेट। तो एट एनोड दैट इज पीबी प्लेट कोटेड विथ पीबीओ2, ये कौन सी चार्ज है? पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो चार्ज वही रहेंगे, बराबर है, चार्ज वही रहेंगे। तो एट एनोड पीबी प्लेट पीबीओ2, अब एनोड का रोल प्ले करेगा ड्यूरिंग चार्जिंग। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो, पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिया उसे, इसलिए उस पर क्या आ गया? पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया। अब एनोड के पास कौन सी रिएक्शन होगी? तो देखो भाई ये जो PbSO4 है ये सबसे पहले डिसोसिएट होगा पीबी डाई पॉजिटिव आयन में एंड SO4 डाई नेगेटिव आयन में, बराबर है। ये पीबी डाई पॉजिटिव आयन जो है वो वाटर के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा पीबी टेट्रा पॉजिटिव में, और पीबी टेट्रा पॉजिटिव दो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या तैयार करेगा? PbO2 एंड 4H पॉजिटिव आयन रिलीज किए जाएंगे पानी में। तो एट एनोड दैट इज एट पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2 जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का रोल प्ले कर रहा है, अब उस वहां पे क्या होगा? तो ड्यूरिंग चार्जिंग PbSO4 डिसोसिएट होगा पीबी डाई पॉजिटिव आयन में एंड SO4 डाई नेगेटिव आयन में, और जैसे पीबी डाई पॉजिटिव आयन तैयार हुए वो पानी के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होंगे पीबी टेट्रा पॉजिटिव आयन में, और वाटर के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या तैयार करेंगे? PbO2 और AH पॉजिटिव आयन पानी में रिलीज किए जाएंगे। सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, SO4 डाई नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। मतलब एक्चुअली किसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है बच्चों? H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, आयोनिक कंडक्टेंस बढ़ेगा तो करंट कैरी करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो व्हाट इज द नेट रिजल्टेंट रिएक्शन एट एनोड दैट इज एट पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2? तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। ड्यूरिंग चार्जिंग पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2 सर्व एज अ एनोड, और यहां पे ये रिएक्शन होगी। तो व्हाट इज नेट रिएक्शन? तो हम ऐसा लिख सकते हैं PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O यूज PbO2 प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 डाई नेगेटिव आयन, बराबर है। यहां पे बराबर है, इलेक्ट्रॉन लिखने के बाकी रह गए तो मैं यहां पे लिख देता हूं। तो पीबी डाई पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसलिए उसका कन्वर्शन किस में हो रहा है? पीबी टेट्रा पॉजिटिव में, दो डाई नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर वो PbO2 बना रहा है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पे अभी लिख दिए। अब देखो ये इस तरह से रिएक्शन होगी। दिस इज अवर नेट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, बराबर है। दिस इज अवर नेट ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन। देखो यहाँ पे चार्जिंग के वक्त पीबी प्लेट कोटेड विथ PbO2 किसका रोल प्ले कर रही है? एनोड का। और एनोड का रोल प्ले करवाने के लिए उसे हमें जोड़ना पड़ेगा किसके साथ? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल सोर्स के साथ। अब यहां पे रिएक्शन एट कैथोड क्या होगी? अब कैथोड का रोल कौन प्ले करता है भाई ड्यूरिंग चार्जिंग? तो ड्यूरिंग चार्जिंग पीबी प्लेट जो प्योर पीबी से बनी है वो किसका रोल प्ले करती है? कैथोड का। और कैथोड का रोल प्ले करवाने के लिए उसे हमें जोड़ना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी के साथ। तो एट कैथोड दैट इज प्योर पीबी प्लेट, अब वो कौन सा इलेक्ट्रोड बन गया है?
नेगेटिव इलेक्ट्रोड बन गया है। तो ड्यूरिंग चार्जिंग पीबी प्लेट एक्ट्स एज अ कैथोड एंड इसलिए उसे हमें जोड़ना पड़ेगा किसको, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द एक्सटर्नल बैटरी के साथ। जब वो इलेक्ट्रोजेनिक सेल का मतलब जब डिस्चार्जिंग का काम होता है तो एक्सटर्नल बैटरी नहीं होती, जब चार्जिंग होता है तो उसको वहां पे एक्सटर्नल सोर्स होगा, वहां पे एक्सटर्नल सोर्स के नेगेटिव टर्मिनल को हम पीबी प्लेट को जोड़ देंगे, तब जाके कहीं ये किसका रोल प्ले करेगा, कैथोड का। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, PbSO4 जो है वो पहले डिसोसिएट होगा पीबी डाई पॉजिटिव आयन में एंड SO4 डाई नेगेटिव आयन में। इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट भी तो होना पड़ेगा, इसलिए एट कैथोड यहाँ पे भी PbSO4 क्या होगा, डिसोसिएट होगा पीबी डाई पॉजिटिव में और SO4 डाई नेगेटिव आयन में। अब ये जो पीबी डाई पॉजिटिव आयन है वो कैथोड के पास जाएंगे और कैथोड के पास जाकर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट होंगे, सॉलिड पीबी में, और ये सॉलिड पीबी प्लेट पर जाके डिपॉजिट होगा। जो डिस्चार्जिंग में पीबी प्लेट गल गई थी, डिजॉल्व हो रही थी, उसकी साइज कम हो रही थी, अब चार्जिंग के वक्त उसकी साइज बढ़ेगी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ पीबी सॉलिड। ठीक वैसा ही होगा एनोड के लिए भी, जब ये कैथोड का रोल प्ले कर रहा था डिस्चार्जिंग में तो PbO2 क्या हो रहा था, डिजॉल्व हो रहा था, इसकी साइज कम हो रही थी। लेकिन जब चार्जिंग चल रहा है, जब यहाँ पे ये एनोड का रोल प्ले कर रहा है तो PbO2 तैयार होगा और ये PbO2 इस प्लेट पर डिपॉजिट होते जाएगा तो इसकी भी साइज बढ़ते जाएगी। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग दोनों इलेक्ट्रोड की साइज कम होती है एंड ड्यूरिंग चार्जिंग दोनों इलेक्ट्रोड की साइज बढ़ती है ड्यू टू डिपोजिशन। तो एनोड पर किसका डिपोजिशन होता है, PbO2 का, एंड कैथोड पर किसका डिपोजिशन होता है, Pb का। तो बच्चों ये है रिएक्शन एट कैथोड PbSO4 प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb सॉलिड प्लस SO4 डाई नेगेटिव आयन। Pb जो सॉलिड तैयार हुआ वो डिपॉजिट होगा Pb प्लेट पर और इसलिए Pb प्लेट की साइज बढ़ेगी। सिर्फ प्योर Pb प्लेट की साइज नहीं बढ़ती, यहाँ पे Pb प्लेट कोटेड विद PbO2 की भी साइज बढ़ती है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या होता है, उस पर PbO2 सॉलिड डिपॉजिट होता है इसलिए। अब हमें नेट सेल रिएक्शन चाहिए तो दोनों रिएक्शन का क्या करना चाहिए, अलजेब्रिक सम। तो देखो सम करने के लिए मैं ये ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन वापस यहाँ पे लिखता हूँ, PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O गिव्स PbO2 सॉलिड प्लस 4H पॉजिटिव आयन प्लस SO4 डाई नेगेटिव आयन। तो ये है हमारी ऑक्सीडेशन ऑफ सेल रिएक्शन। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो यहाँ पे भाई 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन लिखना भूल गया था, लिख दिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल, बराबर है। अब देखो इधर क्या है, कोई कैंसिल करने जैसा बचा नहीं है, तो PbSO4 प्लस PbSO4 ट्वाइस PbSO4 प्लस ट्वाइस H2O, ये क्या देगा, Pb सॉलिड, Pb प्लेट पर डिपॉजिट होगा, PbO2 सॉलिड लेड प्लेट कोटेड विथ PbO2 पर डिपॉजिट होगा, 4H पॉजिटिव आयन 2 SO4 डाई नेगेटिव आयन, 4H पॉजिटिव आयन 2 SO4 डाई नेगेटिव आयन को कंबाइन करके मैं लिखता हूं ट्वाइस H2SO4। तो देखो ड्यूरिंग चार्जिंग Pb भी जनरेट हो रहा, PbO2 भी जनरेट हो रहा और साथ में H2SO4 भी जनरेट हो रहा। इसका मतलब विथ टाइम ड्यूरिंग चार्जिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इंक्रीजेस, अगेन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इंक्रीजेस, अगेन इस कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, आयंस बढ़ेंगे तो करंट कंडक्ट करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी। तो इसलिए ड्यूरिंग चार्जिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इंक्रीजेस एंड ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 डिक्रीजेस। अब हम ये नेट सेल रिएक्शन देखेंगे ड्यूरिंग चार्जिंग वाली एंड नेट सेल रिएक्शन देखेंगे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाली। दोनों को अगर हम देखते हैं तो एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर दिखाई देती है। मतलब इस रिएक्शन को ही मैं दोनों लिख देता हूं, ये हो रहा है ड्यूरिंग चार्जिंग तो उल्टा होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग जो रिएक्शंस होती है वो एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, रिवर्सिबल सेल बोला जाता है। तो यह है बच्चों वर्किंग ऑफ लेड एक्यूमुलेटर ड्यूरिंग चार्जिंग एज वेल एज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। दोनों वक्त की रिएक्शंस हमने देखी है, स्टेप बाय स्टेप देखी है। ये वीडियो लेक्चर आप मतलब अच्छे से देखो, कॉन्सेंट्रेशन से देखो और रिएक्शन को पूरी तरह से समझ लो। जहाँ पे कुछ डाउट आता है तो अपना वीडियो जो है वो रिवाइज कर करके देख सकते हो, मतलब जब तक आपको सेटिस्फिकेशन ना मिले तब तक। तो ये वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल है ड्यूरिंग चार्जिंग, बराबर है, समझ में आया। ड्यूरिंग चार्जिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इंक्रीज होगा तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग कम होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी कब बढ़ेगी H2SO4 की, ड्यूरिंग चार्जिंग, कम कब होगी, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग।
तो इस तरह से हमें वर्किंग देख सकते हैं। वर्किंग थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है जब हम दोनों प्रोसेस साथ साथ देखते हैं। इसलिए किताब में क्या किया है, डिस्चार्जिंग को एक्सप्लेन किया है और चार्जिंग को उन्होंने शॉर्ट में बता दिया कि रिएक्शन भाई एग्जैक्ट रिवर्स है, ये रिएक्शन उन्होंने नहीं ली। लेकिन नीट की एग्जाम हो गई, IIT JEE की एग्जाम हो गई, तो वहां पे वो कमीने हमें सवाल पूछते हैं, व्हाट इज द रिएक्शन एट एनोड ड्यूरिंग चार्जिंग, व्हाट इज द रिएक्शन एट कैथोड ड्यूरिंग चार्जिंग, तो रिएक्शन हमें मालूम होनी चाहिए। अब सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए उन्होंने इलेक्ट्रोड के नाम भी वही रखे जो डिस्चार्जिंग में थे, वो एनोड ही बोलते कैथोड को। ये जो अपना कैथोड है पीवी प्लेट, ये पहले एनोड का काम करता था, तो इसे भी वो क्या बोलते हैं, एनोड ही बोलते हैं। मतलब हम इसको बोलेंगे एनोड लेकिन समझेंगे कैथोड। सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए पीवी प्लेट डिस्चार्जिंग में एनोड थी तो उसका वही नाम उन्होंने चार्जिंग के वक्त भी एनोड ही रखा। उसे एनोड बोल रहे लेकिन वो एनोड नहीं, वो एक्चुअली क्या है, कैथोड है। सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए इस पीवी प्लेट को कोटेड विद PbO2 को डिस्चार्जिंग के वक्त उन्होंने कैथोड बोला था, तो चार्जिंग के वक्त भी वो कैथोड ही बोलते हैं लेकिन समझते एनोड। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि किताब में वैसे सवाल पूछे हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग एट कैथोड व्हाट हैपेंस, तो एट कैथोड मतलब वो पीवी प्लेट वाला पूछते हैं कि पीवी प्लेट कोटेड विद PbO2 वाला पूछते हैं, पीवी प्लेट कोटेड विद PbO2 वाला, क्योंकि उसको डिस्चार्जिंग के वक्त कैथोड बोला है। तो जब सवाल पूछा जाएगा ड्यूरिंग चार्जिंग एट कैथोड व्हाट हैपेंस, तो आपको एनोड वाली रिएक्शन लिखनी है। और जब पूछा जाएगा एट एनोड व्हाट हैपेंस, तो आपको ये लिखना पड़ेगा क्योंकि पीवी प्लेट ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग क्या है, एनोड, तो उन्होंने हमेशा के लिए उसे एनोड ही कहा, लेकिन वो चार्जिंग के वक्त किसका काम करता है, कैथोड का। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कन्फ्यूजिंग लगता है लेकिन आदत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वर्किंग ऑफ क्या था, लेड एक्यूमुलेटर था। ये थोड़ा सा लास्ट में मैंने जो बोला वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, आपके फ्यूज उड़ सकते हैं। सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए डिस्चार्जिंग में जो एनोड है उसे ही उन्होंने एनोड ही कहा चार्जिंग के वक्त। मतलब पीवी प्लेट एनोड है डिस्चार्जिंग के वक्त, तो पीवी प्लेट को उन्होंने एनोड ही कहा चार्जिंग के वक्त भी। पीवी प्लेट कोटेड विद PbO2 कैथोड का रोल प्ले करती है डिस्चार्जिंग के वक्त, तो सिंपलिसिटी मेंटेन करने के लिए उसे उन्होंने कैथोड ही कहा ड्यूरिंग चार्जिंग, लेकिन वो किसका रोल प्ले करता है, एनोड का। बराबर है, किसका रोल प्ले करता है, पीवी प्लेट कोटेड विद PbO2 एनोड का। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, बाकी कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है थोड़ा सा, इसलिए तो आप आदत डाल दो, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हमें देखना है इसके यूजेस। तो यूजेस तो भाई बहुत सारे वैरायटी है, कोई पूछेगा नहीं आपको, बहुत सारी जगह पे हम इसे यूज करते हैं। तो एक दो यूजेस इसके बताए हैं अपने नोट्स में, इसका एप्लीकेशन बताया है। देखो क्या है, लेड एक्यूमुलेटर इज यूज एज अ सोर्स ऑफ DC वोल्टेज इन फिजिक्स लैब। इट इज यूज इन व्हीकल्स, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वहां पे आप सेल्फ स्टार्ट व्हीकल आ गए। बराबर है, तो सेल्फ स्टार्ट व्हीकल में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए हम लेड एक्यूमुलेटर का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो लेड एक्यूमुलेटर्स आर वाइडली यूज इन व्हीकल्स, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर। लेड एक्यूमुलेटर्स आर यूज इन बर्गलर अलार्म। बराबर है, लेड एक्यूमुलेटर्स आर ऑल्सो यूज इन लॉन्चिंग ऑफ इनिशियल स्टेजेस ऑफ रॉकेट। तो इनिशियल स्टेजेस ऑफ रॉकेट के लॉन्चिंग के वक्त हम लेड एक्यूमुलेटर को यूज़ करते हैं। बर्गलर अलार्म जो है बैंक में रहता है, उसके लिए भी हम एक्स्ट्रा सप्लाई देके रखते हैं, मतलब लोड शेडिंग हुआ भी, लाइन गई भी तो अलार्म बजेगा क्योंकि उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये यूज़ कर सकते हैं। ढेर सारे आप एग्जाम्पल बता सकते हो। जो अत्यावश्यक सेवाएं हैं, टेलीफोन है, टेलीग्राफ है, वहाँ पे भी हम एक्स्ट्रा बैकअप के लिए क्या करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। बराबर है, तो ये है इसका एप्लीकेशन। अब इसको लिखेंगे कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये तो इलेक्ट्रोजेनिक सेल है और इलेक्ट्रोजेनिक सेल है तो उसका हम रिप्रेजेंटेशन भी कर सकेंगे। तो देखो इसको हम लिखेंगे Pb सॉलिड, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ PbSO4, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ H2SO4, इट इज अगेन इन कॉन्टैक्ट विथ PbSO4, इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ PbO2 एंड PbO2 इज इन कॉन्टैक्ट विथ Pb। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कांटेक्ट है ही नहीं, सारे डायरेक्ट कांटेक्ट ही है, इसलिए सब सारी सिंगल लाइन है। यह है एनोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, यह है कैथोड पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। देखो हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग एज ए इलेक्ट्रोजेनिक सेल, इसलिए ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग वाला रिप्रेजेंटेशन किया। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो
lead accumulator can be represented as PB solid single vertical line PbSO4 solid, H2SO4 aqueous, PbSO4 solid, PbO2 solid, सिंगल वर्टिकल लाइन भी लिखो या फिर कॉमा लिखो, दोनों चलेगा, PB सॉलिड। तो इस तरह से हम इस लेड एक्यूमुलेटर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मेंटेनेंस क्या करना है इसका, तो मेंटेनेंस भी बहुत आसान है, लेकिन हमें मेंटेनेंस करने के कुछ अवसर मिलते नहीं हैं। अगर हम लंबे समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो क्या करना चाहिए, हमने लेड एक्यूमुलेटर को खोलना चाहिए, उसके सारे इलेक्ट्रोड बाहर निकालकर उसे वॉश करके ड्राई करके रख देना चाहिए और H2SO4 भी से प्रिजर्व करना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रोड को लंबे समय तक हम H2SO4 में नहीं रख सकते, क्योंकि पीबी इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के नीचे है और पीबी इलेक्ट्रोड एसिड में अगर डूबा रहेगा तो हमें मालूम है द इलेक्ट्रोड विच आर प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन इन EMF सीरीज रेडिली डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड एज H2 गैस, और सारा पीबी इलेक्ट्रोड PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पूरे के पूरे गल गए तो फिर इलेक्ट्रोड गल ही गए सारे के सारे, तो कांटेक्ट ब्रेक हो जाएंगे, अब वो सेल कुछ काम की नहीं रहेगी। इसलिए लंबे समय के लिए जब आप आपके मामा के घर जाओगे 2-4 महीने के लिए समर की वैकेशन के लिए, तो फिर आपको ये लेड एक्यूमुलेटर में से इलेक्ट्रोड निकालने पड़ेंगे, उनको वॉश करके धो के सुखा के ड्राई करके सेफ रखना पड़ेगा, H2SO4 अलग से निकाल के रखना पड़ेगा। तो ये एक मेंटेनेंस के लिए है, लेकिन ये हमें अब चांस नहीं मिलता क्योंकि वो खोलने का कोई काम ही नहीं पड़ता, वो एक संद रहती थी, त्याला खोलता येत नाही आपल्याला। दूसरा ये है कि हमें इस सेल को लंबे समय तक यूज करना है, ज्यादा इसकी लाइफ बढ़ानी है तो इसको हमेशा डिस्चार्ज होने देना है। 1.215 से लेकर 1.17 तक स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉल होने देनी है। इट शुड बी रन टिल इट स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉल्स अप टू 1.17। उसके बाद उसे यूज नहीं करना है, तुरंत चार्जिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर आप बार बार उसे कंप्लीटली डिस्चार्ज कर रहे हो तो उसकी लाइफ पर बुरा असर पड़ता है। तो ये एक पॉइंट हम ध्यान में रख सकते हैं, बराबर है। दूसरी बात है कि ये जो टर्मिनल्स हैं ये हवा के कांटेक्ट में आके, पीबी एक्टिव मेटल्स है, जस्ट बिलो हाइड्रोजन है वो, तो हवा के कांटेक्ट में आके, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ये भी करोड़ होता है, तो वहां पे कार्बन जमा होता है, ऐसा बोलते हैं हम। तो इस पर जो कार्बन जमा हुआ है उसे पीरियडिकली हमें रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इन पीबी इलेक्ट्रोड को हमें घिसना पड़ेगा सैंड पेपर के साथ ताकि उस पर कार्बन ना चढ़े। तो ये 2-3 उसके मेंटेनेंस के पॉइंट है, लेकिन ये हम नहीं कर सकते क्योंकि कंपनियां ये जो सेल बनाती है तो ये पूरी पैक होती है, उसे खोलते नहीं आता, इसलिए मेंटेनेंस बता के भी कुछ फायदा नहीं इसका, लेकिन नोट्स में किताब में है तो हमने देख लिए, बराबर है। अब आप बोलेंगे कि भाई यहाँ पे ये जो लेड एक्यूमुलेटर है इसमें हमें कंटिन्यूसली पीरियडिकली डिस्टिल्ड वाटर डालना पड़ता है, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रोड पानी से बाहर आ गए तो वह एयर के साथ रिएक्ट होके क्या हो सकते हैं, करोड़ हो सकते हैं और ये इलेक्ट्रोड इनएक्टिव बन सकते हैं। इसलिए हमेशा सॉल्यूशन में डूबे होने चाहिए और इसलिए हमें इसमें पीरियडिकली वाटर लेवल मेंटेन करनी पड़ेगी। तो डिस्टिल वाटर इसमें पीरियडिकली डालना पड़ेगा। टू मेंटेन द लेवल ऑफ एसिड वी हैव टू ऐड डिस्टिल वाटर पीरियडिकली। अगर हम वाटर नहीं डालेंगे इलेक्ट्रोड ओपन हो जाएंगे तो फिर ये इनएक्टिव बन सकते हैं। तो इसलिए डिस्टिल वाटर पीरियडिकली हमें इसमें डालते रहना चाहिए, लेवल मेंटेन करनी चाहिए। तो इतना हम मेंटेनेंस में बता सकते हैं। अब दूसरी बात है, आप बोलेंगे सर कि लेड एक्यूमुलेटर में पीरियडिकली पानी डालना चाहिए। आज हमने देखा कि हमारे 2 व्हीलर में 4 व्हीलर में ये लेड एक्यूमुलेटर होता है, लेकिन कभी उसके बैटरी में हमने पानी नहीं डाला। जब भी बैटरी का प्रॉब्लम आया हम दुकानदार मतलब मैकेनिक के पास गए, उसने बोला कि बैटरी की पूरी जान चली गई, अब नई बैटरी डालो। हम नई बैटरी डालते हैं, कभी पानी डाला नहीं है हमने उसे, तो क्यों ये 4-4, 5-5 साल तक हम गाड़ी की बैटरी में पानी नहीं डालते, ऐसा क्यों? और यहाँ पे आप बोल रहे हैं कि इसमें पीरियडिकली पानी डालना चाहिए। तो जब हम 2 व्हीलर खरीदते नहीं तो उसमें 3-4 साल तक हम पानी नहीं डालते, ऐसा क्यों? क्यों भाई ऐसा? क्योंकि जब गाड़ी चलती है तो चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग साथ साथ होता है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर भी क्या होती है, मेंटेन रहती है, इसलिए उधर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो इन व्हीकल्स we need not to add water periodically. Why? Because in a vehicle charging and discharging occurs simultaneously, इसलिए automatically level of water get maintained। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, बराबर है। तो इसलिए हम अपने व्हीकल में जो बैटरी होती है उसमें पानी फ्रिक्वेंटली नहीं डालते, पीरियडिकली नहीं डालते, क्योंकि वहाँ पे दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चलती है तो वाटर की लेवल बनी रहती है। आजकल बिना पानी की भी बैटरी आ गई है। तो ये था बच्चों वर्किंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल एंड इट्स रिएक्शंस। तो आशा करता हूँ आप ये वीडियो लेक्चर अच्छे से देखो, हर एक रिएक्शन को
बार बार सुनो, और जब वो कंफर्म हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, तो फिर आप इस पर के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो। तो जो मैंने बताया था वो नाम वही रखते हैं, तो उस पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए आपने। वो बार बार बताऊंगा तो आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने एक दो बार बताया, लेकिन उसके बाद फिर बार बार बताएंगे तो कन्फ्यूजन बढ़ता है, इसलिए मैंने वो बार बार नहीं कहा। तो आप उसे ध्यान से देखिए और फिर इस पर के एमसीक्यू सॉल्व करिए। थैंक यू बच्चों।